हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बेहद ही खौफनाक डरावनी कहानी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी घटना घटी हो जिसे आप मुझे बताना चाहते हो तो अपनी स्टोरी स्क्रीन पर दिख रही इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज करके बता सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छिप चुका था। भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों में से कूदकर भाग गई। वो भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई। वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नजर नालेबा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, भोली भोली, पर वो बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल पड़े थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होठों से आवाज लगाई, भोली भोली, और अपने नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। बिखरे हुए बाल थे उसके। चारों ओर खून बह रहा था। वो वहां जमीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज गूंज रही थी। वो स्त्री उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। उसके शरीर में पसीना छूट रहा था। वो डर से थर थर कांप रही थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज दी, भोली भोली। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सर घुमा दिया। अब वो उस स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथ में थी भोली जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उसे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उसे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को इसका आभास हुआ, उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए और अब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी क्योंकि अब कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी। गांव में भी प्रवेश कर सकती थी क्योंकि उसे अब पूरा शरीर मिल चुका था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। उसने सभी कब्रिस्तान के चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। आलम यह था, जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती, आवाज लगाती, जो भी पुरुष दरवाजा खोलता उसको साथ लेकर हवा बन गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था, और वह उपाय था कि सबने अपने दरवाजों पर लाल स्याही से लिख दिया था, नालेबा अर्थात कल आना। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ पाती तो वापस चली जाती और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा पाती और वापस चली जाती। इस तरह यह क्रम चलता रहता और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा। वो डरे सहमे से रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना हो तो वो नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया और वो गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है
और वो चुड़ैल भी अभी भी है। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ चुका है। वह आते आते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वो अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब वो चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर वो सुनसान रातों में भटकती रहती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को कब्रिस्तान तक लेकर आती है। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। वो किसी स्त्री का या किसी पुरुष का जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ जानवर भेड़ बकरियां नहीं खाती, बल्कि अब वो इंसानों को खाती है। कहते हैं कि वह खंडहर हो चुका गांव, कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलोर मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया, फिर भी कोई वाहन वहां से नहीं गुजरता, क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नज़दीक उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता है। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा, हमारा शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नज़र अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने वाला था। फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि ये अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियाँ लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपस ले सके। हरीश ने कहा कि मुझे मालूम है लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। यह कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया, वहीं उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने उसके पीछे गया, मैं भी उसके साथ हो लिया। हरीश थोड़ा तेज तेज चल रहा था, वो हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वो दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियाँ लेने। तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, अब पढ़ो, हम इसके काफ़ी नज़दीक हैं। अब समझ में आ गया कि क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। उसको पढ़ते ही गुल्लू की जुबान जैसे हलक में अटक गई हो। ऐसा लगा वो कुछ बताना चाह रहा था, पर वो बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिंझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें? वो घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा। और मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वो पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडहर वीरान गांव मिला था वहां भी दरवाजों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी। फिर मुझे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह से फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साये में हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वह चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बचकर जाने नहीं देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज़ देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस चुके हैं। और यह कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हरीश शायद लकड़ियाँ ढूंढने आगे निकल चुका था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी केन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम पर चिल्ला रहा है कि क्या यार, तुम मुझे वहाँ कहाँ अकेला छोड़ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। वहीं पीछे ही पेट्रोल पंप दिख गया था मुझको, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। फिर तुम वहाँ मुझे अकेला छोड़कर चले आए। हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हरीश बोलता ही जा रहा था
कितनी मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। कब से पैदल चल रहा हूँ, एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नजदीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा गाड़ी का नंबर कि इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उससे बाईपास पर जाने से मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं मरना वहां जाकर। यह कहकर उसने बाईपास के पास छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और केन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना क्या। हम हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ हमारी ओर आया, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ियां लेकर आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियां लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर थर कांप रहे थे, हमारे साथ दांत किटकिटा रहे थे। हम ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है। इधर भी हरीश उधर भी हरीश, कौन सही कौन गलत, हम किस माया जाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियां लिए हुए हरीश हमारे नजदीक आया तो उसकी नजर हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें समझने में जरा भी देर न लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वो हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उससे हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा की ओर भागे। फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वह बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर के बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहां से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। यह कार्य बहुत कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहां हमने उस महिला की लाश को देखा। वो लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर छोटा सा कंकाल है। वो निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उससे बच्चे को उठाते ही वो चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमला करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुंचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वो हमें लगातार परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए। गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वह सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से सभी चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। अब बचना हमारे लिए और मुश्किल लगने लगा था। हम सबको काफी चोटें आ चुकी थी। हम लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहां से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी, परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हो चुके थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे
और हम उन चुड़ैलों का भोजन बन जाए। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगलियों से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन आकृतियों को बना दिया जिसका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैले हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वहीं रुक गई। वो वहीं रुक गई और हम वहां से सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको आज की हॉरर स्टोरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हम इसी तरह के नए नए हॉरर स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।